Hello friends, today we are discuss the differential equation of damped harmonic oscillation, forced harmonic oscillation. Damped harmonic oscillation की इक्वेशन हमने पीछे डिस्कस कर ली थी. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन. ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल पार्ट ना समझाते हुए हम डायरेक्ट मेनली मैथमेटिकल पार्ट पर ही बात कर रहे हैं. देखिए जरा, कल मैं आपको बताया था कि फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है, और आपको फ्री ऑसिलेशन भी समझाया था. उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये सब बातें आप जानते हैं. अब हम आगे जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पर. तो देखिए, डिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि प्रणोदित बल के अवकल समीकरण को निम्नलिखित करना है. प्रणोदित बल की अवकल समीकरण को निम्नलिखित, ठीक है, उसको निकालना है. तो सिंपली हमने जो यहाँ पे सॉल्यूशन लिया वो क्या लिया है, लेट अस कंसीडर बॉडी परफॉर्म एफएचओ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. देन मतलब बॉडी फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन करे. फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन करे तो एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, के उसका फोर्स कांस्टेंट हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी उसकी वेलोसिटी हो गई. ये सब चीजें उसके अंदर आ चुकी है. क्लियर? तो यहाँ से सबसे पहली बात, नंबर 1, द रिस्टोरिंग फोर्स, ये तो लग ही रहा है, द रिस्टोरिंग फोर्स is proportional, only proportional, तो लिख देते हैं the restoring force is proportional to displacement, और इसमें आप ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट, मतलब कि अपोजिट. तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ x. देन दिस इंप्लाइज, आप इसी को यहाँ से ऐसे f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx. आपको पता है बात, है आपने पीछे पढ़ी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स के बाद नंबर 2 पे बात होती है. नंबर 2 पे देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स इज proportional to the velocity of a body. यानी कि जो ये सारे फोर्स मिलकर टोटल फोर्स बना देंगे. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx over dt एंड नेगेटिव, कल की तरह सेम टू सेम. then this can be written as F is equal to minus b dx over dt. what is b? b is a constant, ठीक है. नंबर 3 है इंपॉर्टेंट, द एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से फोर्स लग रहा है, द एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज proportional to the sin pt, यानी कि हम इसका ऐसे कहते हैं F proportional sin pt. यहाँ से जो कांस्टेंट आता है वो आता है F इज इक्वल टू F नॉट. इसको आप स्मॉल F नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. F नॉट एंड sin ऑफ pt. व्हाट इज F नॉट एंड व्हाट इज p? F नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. F0 क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के. p इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो फोर्स है वहां पे, ध्यान देंगे क्योंकि फोर्स की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, मैं आपको बताया था, बॉडी की अलग फ्रीक्वेंसी होगी. तो p यहाँ पर फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और F0 जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू. अब देखेंगे, अब आगे देखते हैं. कंबाइन ऑल अबव इक्वेशन वी गेट, हम पाते हैं F इज इक्वल टू, जो F आएगा वो कितना आएगा, सबका आइडिंग माइनस ऑफ kx and minus of b dx over dt and plus f0 sin pt. आउटसाइड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन f की वैल्यू आप हर बार जानते हैं m में, f इक्वल टू m में, और a की वैल्यू d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहे m b स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर, माइनस इधर शिफ्ट कर लेंगे उसको प्लस, एंड ये भी माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस, इक्वल टू में f0 sin pt. then this can be divided by m से डिवाइड करेंगे,
तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एम से डिवाइड करेंगे तो पहले मैं वाला टर्म लिख रहा हूँ प्लस बी अपॉन एम डी एक्स ओवर डी टी एंड प्लस के अपॉन एम एक्स एंड इक्वल टू f0 साइन पी टी अपॉन एम। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका ये रहेगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी स्क्वायर एंड प्लस डी अपॉन एम को अपने क्या माना था 2r, पिछली बार भी माना था ना, तो वही वैल्यू यहाँ पे चलेगी एंड के अपॉन एम को अपने क्या माना था ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा। अब ये जो यहाँ पे नई वैल्यू बेटा f0 अपॉन एम, यहाँ पे कैसा कर लीजिए, देखिए सुन लीजिएगा, यहाँ पे आप कैपिटल एफ लिख लीजिए, कैपिटल f0 और इसको भी क्या लिख लीजिए कैपिटल f0। इसका मीनिंग मैं बता क्यों कर रहा था, कैपिटल f0 राइट। अब यहाँ पर जो कैपिटल f0 अपॉन m है, कैपिटल f0 अपॉन m, ये एक नई वैल्यू होती है स्मॉल f0। तो ये इक्वेशन है कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस होगी f0 sin pt। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पे जो f0 अपॉन m है उसको हमने क्या माना है स्मॉल f0, k अपॉन m को हमने माना ओमेगा स्क्वायर एंड b अपॉन m को हमने क्या माना है 2r। p आपको बताइए p क्या है, फोर्स जो लग रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये की डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, पेपर में क्वेश्चन देखो वैसा ही सेम जैसा आपने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन में क्या चेंज आया, इक्वल वाली वैल्यू आ गई। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में f0 फ्रीक्वेंसी 0 होती है फोर्स की, तो sin 0 की वैल्यू 0, पूरा वैल्यू इक्वल वाली 0 हो जाती है, उसमें 0 ही होता है, इसमें इसमें ये फर्क है। अब देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप क्या पढ़ रहे हैं, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, अवकल समीकरण, फिर उसका हल पढ़ते हैं। ऐसे हमने 2 चांस में भी पीछे गया, सेम इसमें भी ये काम करना है। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी बेटा, अब इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, वो भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हल है वो देखते हैं। यहाँ पे बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये अवकल समीकरण उस हिसाब से हम सोल्व नहीं कर सकते जैसे आपने तक की, क्योंकि इक्वल में 0 था वहाँ पे तो आसानी से सोल्व हो जा रही थी, अब 0 नहीं है क्योंकि अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी है। आप थोड़ा आगे जब जाएंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि जब इक्वल में वैल्यू आ जाती है तब हम क्या करते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं PI का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। तो वो दरअसल अभी आपके पास आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम इसका दूसरा तरीका यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको सोल्व करने का। इसमें हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन आएगा देखो कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए इसका जो सोल्यूशन मतलब वैल्यू आई सॉल्व करके इस फॉर्म में आ जाएगी, क्लियर। और क्योंकि ये फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है तो ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए, लेट अस कंसीडर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, लेट अस कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स और डी डी स्क्वायर प्लस 2r dx over dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू f0 sin ऑफ pt। b का जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस हिसाब से sin ऑफ pt माइनस क्या लीजिए आप फाइनली को इग्नोर कर, या तो वो प्लस में आएगा या वो किसमें आएगा माइनस में आएगा। मेरा मतलब ये है कहने का कि ये सॉल्यूशन तो इसी हिसाब से मिलेगा ना हमको, मतलब क्योंकि इक्वल में हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखिए साइन वाला टर्म आता है तो कौन से साइन में आएगा, तो हद क्या हो सकता है, ये डिफरेंस आ सकता है, फेज डिफरेंस कालांतर घट सकता है बढ़ सकता है, टर्म तो साइन वाला आएगा ही आएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड बदलता है। जब आपको पता है कि जब दो वेव एक साथ चलती हैं या कुछ भी होता है तो उसका एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू बदलती है, तो ए की वैल्यू बदलने कितनी होगी, ए की वैल्यू क्या वैल्यू होगी, वही हम इसमें डिस्कस करके, बस हमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जब फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, सबसे पहले आपको जो इसका आंसर मानना है x, वो क्या मानना है a sin pt माइनस थीटा, प्लस थीटा भी लेंगे तब भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत। a pt माइनस थीटा को लेके हमें इस इक्वेशन में रखना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहां से हमें क्या निकालना है, a, क्या निकालना है बेटा a। जैसे ही a आ जाएगा हमारे पास,
वही ए रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और जो आंसर आएगा वही हमें एक्स लिखना है। आंसर निकालने का मतलब है उसका एक्स निकालना। एक्स ही तो निकालते हैं सोल्यूशन करते हुए। एक्स हमने पहले मान लिया, इस तरीके का एक्स आएगा, हमने पहले माना कि इस तरह का एक्स आएगा ना, इस तरह का एक्स ऐसा मान लिया। तो वो जो एक्स आएगा वो आएगा क्या, बस वो देखना है। तो अब देखिए कैसे करना है, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो सबसे पहले इसका फाइनल डेरिवेटिव चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, t के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के साथ रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dx ओवर dt, ये तो एज इट इज sin का cos pt माइनस थीटा, एंड pt माइनस थीटा का अगेन करेंगे तो यहां से t आ जाएगा, t आ जाएगा ना, t का 1 थीटा का 0। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस a cos का तो जानता कितना होता है, sin pt माइनस थीटा, माइनस आ गया। फिर pt का दोबारा करेंगे तो p से मल्टीप्लाई, p into p t स्क्वायर। क्लियर होगी बात, दोनों की वैल्यू ऊपर उठा लेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, सबसे पहले करें d स्क्वायर x, तो d स्क्वायर x की वैल्यू होगी माइनस ap स्क्वायर sin pt माइनस थीटा प्लस 2r ap cos pt माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू लगाएंगे बेटा a sin pt माइनस थीटा इज इक्वल टू f0 sin pt। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां से माइनस ए पी स्क्वायर, यहां से साइन पीटी माइनस थीटा है, और यहां पर भी क्या है साइन पीटी माइनस थीटा, इन दोनों से साइन पीटी माइनस थीटा को कॉमन लिया, तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर ए एंड साइन पीटी माइनस थीटा। क्लियर, ये तो यहां तक आपको समझ आ जाओ, इन दोनों से हमने क्या लिया, साइन पीटी माइनस थीटा को कॉमन लिया। फिर प्लस 2ar cos pt माइनस थीटा इज इक्वल टू f नॉट साइन पीटी। यहां से अगर देखें तो ए भी कॉमन है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा सेटिंग करते हैं आप इक्वेशन को, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड ए भी बाहर लिया तो ये तो साइन पीटी माइनस थीटा प्लस 2ar cos pt माइनस थीटा इज इक्वल टू f नॉट साइन पीटी। क्लियर, अब देखिए आगे, यहां से दरअसल बस इतना तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखिए, तो थोड़ा सा काम करना है बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमें कंपेयर करनी पड़ती है। अच्छा अब इसको देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं pt माइनस थीटा एंड प्लस थीटा, इस वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, समझ आया, तीसरा कैंसिल, तो ये ऐसे चल रहा इक्वल टू, ये तो ऐसे ही है बेटा, इधर इसको एक्सपेंड करिए बेटा, कैसे करेंगे, साइन a प्लस b, तो क्या होगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। क्लियर, क्लियर। अब देखिए f0 से मल्टीप्लाई कर कीजिए, ये जो लाइन आप लिख रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखिए, पहले इधर वाले वैल्यू लिखेंगे, इस वाले लाइन को देखिए, इधर वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए साइन पीटी माइनस थीटा प्लस 2ar cos pt माइनस थीटा इज इक्वल टू f0 से मल्टीप्लाई करिए बेटा कर, तो ये आएगा f0 cos थीटा एंड sin pt माइनस थीटा, f0 से मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये आएगा f0 sin थीटा एंड cos pt माइनस थीटा। यहां पर हम जो पहुंचे, ये देखिए एंड ये, अगर ये इसका आंसर हुआ इस वाली इक्वेशन का,
तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर सेटिस्फाई करेगा तो दोनों वैल्यू बराबर है, तो इनकी साथ वाली वैल्यू क्या होगी, बराबर है। तो कंपेयर द इक्वेशन, देखिए इक्वेशन को कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे sin pt माइनस थीटा का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए, यह है ना, और यहाँ पे क्या है f0 cos थीटा, ये इसके बराबर होगा। और यहाँ पे cos pt माइनस थीटा का कोफिशिएंट क्या है 2ar, और यहाँ पे क्या है f0 sin थीटा। क्लियर। अब हमें यहाँ से a निकालना है, क्या निकालना है बेटा, a। देखिए sin cos को हटाने का तरीका तुम जानते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अगर हम दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दे तो क्या क्या समझ आ रहा है, दोनों का स्क्वायर f0 कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग 3 and 4 एंड दोनों को जो स्क्वायर करो जोड़ दो, स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या आएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू इसका भी स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर 1 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर। मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा बेटा, जरा ध्यान देंगे। देखिए जब इसका स्क्वायर करो f0 cos स्क्वायर थीटा, f0 sin स्क्वायर थीटा, f0 स्क्वायर कॉमन आ गया, f0 स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। हमें तो a चाहिए, a स्क्वायर कॉमन ले लें यहां से, a स्क्वायर जैसे आप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर एंड इक्वल टू f0 स्क्वायर, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू f0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, देन a इज इक्वल टू स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका तो कैंसिल हो जाएगा, देन अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो ये आपके पास a की वैल्यू आई, हेंस मैं इसको मिटा रहा हूं, हेंस द सॉल्यूशन, अर्थात जो हल आया, हल वो कितना आएगा बेटा, वो यही होगा x इज इक्वल टू a sin pt माइनस थीटा, बस a की वैल्यू लगा देंगे, a की वैल्यू कितनी आई f0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 4r स्क्वायर इनटू sin pt माइनस थीटा। तो ये रहा आपका फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की जो समीकरण थी, इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हल यानी उसका सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हुआ, x इक्वल टू। तो अगर आपके पास पेपर में आता है कि इसको सॉल्व करो, यानी निकाल लो पहले फिर इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व यहां तक करना पड़ेगा। क्लियर। अब इस पर थोड़ा सा केस पे डिस्कस करते हैं। हाँ तो देखिए बेटा, इसमें कभी कभी ये केस डिस्कस करवा लेता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एम्पलीट्यूड व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी वर्ड आ रहा है उसका नाम है p, जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है जिससे फोर्स मूव कर रहा है। अगर वो बहुत कम हो, मान लो बहुत कम है, तो किससे कम होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो उससे कम है। मान लो बॉडी तो कर रही है 50 एक सेकंड में, और फोर्स की जो मोशन ऑसिलेशन है एक सेकंड में मान लो 5-10, ये बहुत कम है। तो इस केस में एम्पलीट्यूड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए हमने भी एम्पलीट्यूड निकाला था, ए वो कितना आया बेटा f0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, याद है ना। अब वो ये पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब बहुत छोटी वैल्यू होगी ये p से, तो p बहुत छोटा है ओमेगा से, तो p स्क्वायर अगर हम निकाले तो वो तो वेरी वेरी लेस देन होगा ओमेगा स्क्वायर से। तो p स्क्वायर जो वेरी वेरी लेस देन ओमेगा, देन p स्क्वायर नेग्लिजिबल। तो अगर हम p स्क्वायर को छोड़ भी दें यहां से, मान लें यहां से p स्क्वायर को एक बार को छोड़ दें, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी, क्या बचेगी, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस, अब यहां पे भी सकते हैं कुछ वैल्यू, हां सॉरी यहां पे भी p स्क्वायर है बेटा, तो p स्क्वायर छूट गया तो ये वैल्यू 0, then a is equal to f0 omega square का whole square, then this will be equal to omega square, square root cancel, then
अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो तो जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ इस तरह से बिहेव करे, एफ जीरो अपॉन ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एन। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला f0 की वैल्यू लगाई, f0 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0? अभी पीछे लगा दी, उसकी थी f0 अपॉन m थी, क्लियर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर? k अपॉन m। तो m से m कैंसिल, देन a इज इक्विवेलेंट f0 अपॉन k। यानी कि अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी प्रणोदित आवृत्ति बहुत कम हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी प्राकृतिक आवृत्ति से, तो जो एम्पलीट्यूड होता है आयाम वो केवल इस पे डिपेंड करता है, और ये क्या है? फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है बेटा? फोर्स कांस्टेंट, यानी कि बल लेता, क्लियर? ये बताया हमने, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर वो बोले एट ए ड्राइविंग वेरी हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, अगर बहुत हाई कर रहे हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को, हाई करने का मतलब ये केस हो गया, इसके बाद हाई वाला देखेंगे हम, केस नंबर सेकंड। एट अ हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी कि ये हाई हो जाएगा, तो ये हाई होने का मतलब है ओमेगा बहुत छोटा, ये हाई होने का मतलब है ओमेगा बहुत छोटा, तो इस बार ओमेगा स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? नेग्लिजिबल। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर को यहां से हटाएं तो आपके पास जो a बचेगा वो बचेगा f0 अपॉन अंडर रूट, बड़ी जो वैल्यू ओमेगा इसका 0 0 माइनस दिस, और ऊपर स्क्वायर है तो बेटा ये हो जाएगा p स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 4i स्क्वायर p स्क्वायर। तो यहां से अगर हम p स्क्वायर को कॉमन भी निकालें तो p बाहर आ जाएगा, एंड अंडर रूट में क्या वैल्यू बचेगी? या तो 1 बच गया, p स्क्वायर तो बाहर चला गया है, तो p स्क्वायर ही बचेगा अंदर में, एंड प्लस 4r स्क्वायर। और देखिए क्या कंडीशन दी है बेटा, और देखो p इज ग्रेटर देन ओमेगा, तो यहां से एक टर्म और कैंसिल हो रहा है, देखिए जरा, बहुत हाई वैल्यू है तो हम यहाँ से, हाँ मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है तो हाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिए ओमेगा स्क्वायर तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल है ही, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर से वहाँ चला गया, अंदर बचता है पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दिस, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पी बहुत बड़ा है ओमेगा से, पी बहुत बड़ा है ओमेगा से, तो जो उसका स्क्वायर आएगा वो भी बहुत बड़ा चला जाएगा। तो अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू को नीचे रखें यहाँ पे, तो ये वैल्यू टेंड्स टू 0, ये वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी। एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब है कि ये तो मतलब बात ही नहीं रही थी, तो हम इसको केस लेके चलेंगे। अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू को छोड़े नीचे से, अगर बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी को छोड़ें, तो यहां से जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का, यानी f0 अपॉन p, क्लियर। एंड f0 की वैल्यू f0 अपॉन m, f0 अपॉन m, और चलो इसमें कोई p सॉरी ये p स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू अगर हम f0 भी लगाएंगे हो जाएगा f0 अपॉन mp स्क्वायर। ये क्या होगा? ये वाला केस, ठीक है। तो अगर बहुत हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में पूछेगा तो ये करना है, इस वाले केस में इसको भी बेटा थोड़ा सा नेग्लिजिबल करना है। और अगर बहुत लो फ्रीक्वेंसी में पूछेगा तो तब भी आपको ये वाला टर्म तो यहाँ से छोड़ना ही है, मतलब क्योंकि वो तभी जाके ओमेगा स्क्वायर पे वैल्यू देगा, क्लियर। तो देखिए आज के लिए फिलहाल इतना ही लेक्चर में। आज हमने क्या डिस्कस किया? फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद दो केस डिस्कस किया। अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हो तो एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने देखा कि जब बहुत ज़्यादा कम होगी तो आयाम इसी के हिसाब से f0 अपॉन कैपिटल F0 लिख लेंगे, कैपिटल F0 अपॉन k हो जाएगा, लेकिन बहुत जब ज़्यादा होगी तो F0 अपॉन mp स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जो फोर्स है एम्पलीट्यूड है वो मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड। लेकिन यहाँ पे मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मास पे डिपेंड करेगा कि मास जितना ज़्यादा होगा उतना एम्पलीट्यूड आपका कम हो जाएगा, और मास जितना कम होगा बॉडी का उतना एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्लियर। कल डिस्कस करेंगे कि फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में वेलोसिटी कैसे निकलती है, जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक में निकाली थी। वेलोसिटी के बाद पावर डिसिप्शन जैसे उसने निकाला था, पावर एब्जॉर्प्शन या डिसिप्शन जो भी होगा देखेंगे। 2-3 फॉर्मूले जो वहाँ पढ़े थे वही फॉर्मूले से हम आपको यहाँ पर भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।